welcome to the class on important articles of the Indian Constitution. So in this, like in this one complete video, what we will try to do is we will try to study all the important articles which are relevant for your upcoming examination, right? We'll start from article 1 and we'll go till article 368, understanding the importance of them and the questions that can come from those articles, right? Just so देखो, everyone knows, मैं ये assume करके चल रहा हूँ what you understand what constitution is, right? Constitution is divided into parts, right? And constitution is enumerated into articles. मतलब constitution बहुत सारे articles लिखे हुए हैं. When the constitution commenced, that is on 26th of January 1950, number of articles were 390, but in present day the number of articles are somewhere around 450 plus, right? कि our constitution can be amended, तो उसमें नए articles add होते हैं, तो जैसे डिवाइड होती रहेगी. जैसे राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21, अब इसमें राइट टू एजुकेशन भी जोड़ दिया तो 21A ऐड हो गया. तो टोटल में 395 आर्टिकल्स थे, बट धीरे धीरे नेक्स्ट 70 ईयर्स में currently we have more than 450 plus articles. We don't have to study 450 plus articles for our examination. 30-35 important articles पढ़ेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं. बस फोकस ऑन द क्लास. अगले 1-1.5 घंटे समय दो और मोस्टली क्वेश्चंस आपके आर्टिकल में नहीं फंसेंगे, राइट? देखो, पहले ये समझते हैं कि आर्टिकल्स क्यों पढ़ रहे हैं. तो ये चीज़ समझो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, राइट टू प्राइवेसी इज इट अ फंडामेंटल राइट और नॉट. तो आप सब में बहुत लोगों को मालूम होगा कि हाँ ये फंडामेंटल राइट है, और इसको इंटरप्रेट किया गया है अंडर आर्टिकल 21 विच इज़ राइट टू लाइफ. मतलब सुप्रीम कोर्ट बोलता है मेरी प्राइवेसी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी मेरी लाइफ. इट कैन बी इंटरप्रेटेड इन दिस वे. जैसे राइट टू स्लीप इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ. ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया, और पूछा गया ये किस केस लॉ में हेल्ड हुआ, तो आंसर वुड बी के.एस. पुत्तास्वामी. के.एस. पुत्तास्वामी केस, राइट? तो केस का नाम ये हो गया. हेल्ड क्या किया गया कि प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, राइट? फिर एग्जाम में एक बार पूछा गया अनटचेबिलिटी कौन सा राइट है ना? तो अनटचेबिलिटी को हम पढ़ते हैं आर्टिकल 17 में, एंड आर्टिकल 17 फॉल्स बिटवीन आर्टिकल 14 to 18, और 14 to 18 बात करता है राइट टू इक्वालिटी की. राइट टू इक्वालिटी मतलब अनटचेबिलिटी विल फॉल अंडर राइट टू इक्वालिटी, एंड दिस इज अ एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट. अब अनटचेबिलिटी जब हम बोलते हैं तो मतलब ये नहीं होता कि आपने इसको टच नहीं किया, वो नहीं टच किया. जो कॉमन पार्लेंस में हिस्टोरिक प्रैक्टिस थी, उस चीज पे प्रोहिबिशन लगाने के लिए अनटचेबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अब इसी चीज को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक लॉ बनाया गया, प्रिवेंशन ऑफ सिविल लिबर्टीज एक्ट, सिविल लिबर्टीज एक्ट ऑफ 1955, जिसमें इस बात को और पुख्ता तरीके से लिखा गया कि वाई अनटचेबिलिटी इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, राइट? इसके अलावा इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए हमने एक लॉ और इंट्रोड्यूस किया बाय द नेम प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट. तो आया 1989 में, जिसको आप कॉमन पार्लेंस में बोलते हैं SC/ST एक्ट, राइट? इसके बाद आपके देखो, मैं अभी तुमको सिर्फ ये बता रहा हूं कि हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ क्यों रहे हैं. देखो, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा, फिर अनटचेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा, राइट? इसके बाद एक बार बॉन्डेड लेबर पे क्वेश्चन पूछा. अब बॉन्डेड लेबर जब हम फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में पढ़ते हैं, तब हम पढ़ते हैं ये आर्टिकल 23 में अलाउड नहीं है. एंड आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 टॉक अबाउट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, है ना? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. अब ये भी क्या था? इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, है ना? मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगला 1 घंटा यहाँ पे देना क्यों है. इसके बाद आपके एग्जाम में पूछा गया राइट टू मैरी. जब ये एग्जाम में पूछा गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने नया नया इंटरप्रेट किया था कि राइट टू मैरी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21. लेकिन 2024 में इस जजमेंट को रिवर्स कर दिया इन द सुप्रिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि राइट टू मैरी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. राइट टू मैरी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21. पहले इंटरप्रेट कहाँ किया था? आर्टिकल 21. सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया 2024 में. केस का नाम था सुप्रिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया.
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला नाउ राइट टू मैरिज इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। इसके बाद ये आप सबको मालूम है, इज अ वेरी पॉपुलर पीवाईक्यू, राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी यूज टू बी अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(f) and 31(1)(c), 31(c) अंडर आर्टिकल 19(1)(f) and 31(c). एक चीज होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस इंट्रोड्यूस करते हैं, इट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। विल ट्राई टू टेक अ क्लास ऑन इट ऑल्सो। अभी के लिए आप समझिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन में जब 44th टाइम चेंज किया गया, दैट वाज इन द ईयर 1978। तब ये बोला गया कि नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। अब यहाँ पे मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल दोनों इसलिए लिखा कि अगर एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशनल लिखा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मार्क करना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली आर्टिकल 300A में राइट टू प्रॉपर्टी मेंशन्ड है। अगर मैं बोलूं इट इज अ लीगल राइट, देन ऑल्सो आई एम करेक्ट, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लॉ। लीगल राइट वही राइट होता है जो किसी लॉ से मिले। कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो अ लॉ, हेंस इट इज ऑल्सो अ लीगल राइट, बट बेटर टू से इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अंडरस्टूड। फिर इसके बाद एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया राम मंदिर के कंटेक्स्ट में। अब राम मंदिर केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और राम मंदिर का डेवलपमेंट शुरू हो गया। अब सवाल आता है ये कैसे हो गया? हाउ कैन सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट समवन, बिकॉज इट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो यहां पे पूछा गया आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है इन एनी मैटर कि देयर नीड्स टू बी डन कंप्लीट जस्टिस, then it can issue then it can issue डायरेक्शंस। इसीलिए आप देखोगे राम मंदिर का डेवलपमेंट शुरू हो गया। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज हुआ? आर्टिकल 140। यही इंपॉर्टेंस है आर्टिकल्स का, राइट? तो वील स्टार्ट विद आर्टिकल 1 नाउ। वील स्टार्ट विद आर्टिकल 1। द आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज, आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ। 1 का सब क्लॉज 2, विच मीन्स आर्टिकल 1 सब क्लॉज 2, it says the states are specified, the states are specified, schedule 1, schedule articles 1 sub clause 3 says the territory of India, the territory of India will include duties, states, प्लीज बोर मत होना, मैं अभी समझाता हूँ। ड्यूटीज, स्टेट्स एंड एनी एक्वायर्ड टेरिटरी। देखो, आर्टिकल 1 सबसे पहले क्या करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन वो किताब है जो देश चला रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन पहले अपने आर्टिकल में बताने की कोशिश करेगा ये बुक किस इंसान पे बेस्ड है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं ये इंडिया की बात कर रहा हूँ। जब मैं इंडिया बोलूंगा तो मैं ये भी बताऊंगा कि इंडिया कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज भारत। तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे वो ये बोलना चाह रहे हैं, ऑल्दो इंडिया में फेडरल पॉलिटी मिलेगी। फेडरल पॉलिटी मतलब यहाँ पे 2 लेयर्स में गवर्नमेंट है, राइट? 2 लेयर्स या मोर में गवर्नमेंट, राइट? सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है ना? तो इंडिया ऐसे प्रैक्टिस में तो एक फेडरल पॉलिटी है, बट इस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने सीधे सीधे ये बात बोली कि इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, विच मीन्स द स्टेट्स कैनॉट सेसीड। मतलब कल को कोई स्टेट ये नहीं बोल सकता कि मुझे अब इंडिया का पार्ट नहीं रहना है, मैं यहां से निकलना चाहता हूं, राइट? तो इंडिया इज अ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है दैट इज इनडिस्ट्रक्टिबल, कभी खत्म नहीं होगी, बट जो स्टेट्स हैं वो खत्म किए जा सकते हैं। मतलब इंडिया कभी खत्म नहीं होगा, बट स्टेट्स खत्म किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल,
यूपी वॉज डिवाइडेड इंटू उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। समझ पा रहे हैं, राइट? अब आर्टिकल 1 सब क्लॉज 1 ये बोलता है, समझ में आया? आर्टिकल 1 सब क्लॉज 2 बोलता है द स्टेट्स आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। अब तुमने ये तो बता दिया इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो कौन से स्टेट्स, तो कौन से स्टेट्स का आंसर मिलेगा नीचे यहाँ पे? अब यहाँ पे स्टेट लिखने जाता तो कितना भद्दा दिखता, राइट? तो मैंने यहाँ बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट नंबर 1 चेक करना जाके, वहां पे तुमको सारे नाम मिल जाएंगे, उसी लिस्ट को तुमने बोल दिया शेड्यूल। तो लिस्ट नंबर 1 मतलब शेड्यूल नंबर 1 पे तुमको मिल जाएंगे क्या? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स के वो स्टेट्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। इंडिया में करंटली 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब आर्टिकल 1 सब क्लॉज 3 बोलता है टेरिटरी ऑफ इंडिया विल इंक्लूड द यूनियन टेरिटरीज। मतलब जब मैं इंडिया की बात करूंगा तो मैं यहाँ पे बैठा लक्षद्वीप और यहाँ पे बैठा अंडमान, उसको भी कंसीडर करूंगा, तभी तो सारी यूटीज कंसीडर करूंगा। यहाँ पे दमन दीव को भी कंसीडर करूंगा, लद्दाख लेह को भी कंसीडर करूंगा, चंडीगढ़ को भी कंसीडर करूंगा, इसीलिए मैं यहाँ पे यूटीज लिखूंगा। इसके अलावा मैं सारे स्टेट्स लाइक यूपी एमपी, और इसके अलावा इन फ्यूचर अगर इंडिया कोई भी टेरिटरी एक्वायर करेगी तो वो इंडिया की टेरिटरी में माना जाएगा। लेट्स से कल को अगर इंडिया श्रीलंका एक्वायर कर दे तो आर्टिकल 1 सब क्लॉज 3 में श्रीलंका विल ऑल्सो बी एडेड, श्रीलंका विल ऑल्सो बी एडेड इन शेड्यूल 1। समझ में आ रहा है? आर वी अंडरस्टैंडिंग? चलो अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या बोलता है? इट टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। अब यहाँ पे स्टेट का मतलब समझो, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है स्टेट, एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। स्टेट का मतलब होता है राज्य। अब किसी भी जगह को अगर स्टेट बनना है तो उसके पास 4 चीजें होनी चाहिए। उसके पास एक खुद की क्या होनी चाहिए? पॉपुलेशन। खुद की क्या होनी चाहिए? टेरिटरी। और उसके पास खुद का क्या होना चाहिए? सोवरेनिटी। और ये सब चलाने के लिए और कौन चाहिए? गवर्नमेंट, है ना? क्या बन गया? स्टेट। डज द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हैव ऑल ऑफ दिस? टेल मी, डज द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हैव ऑल ऑफ दीज फीचर्स? You might think the answer is yes, but does Uttar Pradesh have sovereignty? Can Uttar Pradesh wage a war against Pakistan? Can UP or let's say Maharashtra wage a war against Pakistan? No. Can they buy something for themselves in form of defense? No. Can they maintain an army of their own? No. Hence, UP is not a state. जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है राज्य का, राम राज्य। अब एक स्टेट ये स्टेट होता है, इस स्टेट का मतलब होता है जो आप सुनते रहते हैं यूपी, बिहार और लेट्स से महाराष्ट्र, कर्नाटका। ठीक। अब जब मैं आर्टिकल 3 की बात करूंगा तो मैं छोटे वाले स्टेट की बात कर रहा हूं, है ना? अब आर्टिकल 3 क्लियरली कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एनी एग्जिस्टिंग स्टेट्स। मतलब आर्टिकल 3 में मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर मुझे कोई भी नया स्टेट बनाना है ना, या फिर कोई भी स्टेट की बाउंड्री ऑल्टर करनी है कि यूपी का नक्शा ऐसा है, और मान लीजिए मैंने यूपी का नक्शा यहाँ से यूपी का ये पार्ट बिहार को डाल दिया, तो ऑल्टर कर दी ना बाउंड्री। किसकी ऑल्टर कर दी? ऑल्टर मतलब छोटा करना। किसकी ऑल्टर कर दी? बाउंड्री यूपी की। तो यूपी या फिर कोई भी स्टेट का ऑल्टर करना है, उसके एरिया में, उसकी बाउंड्री में, या फिर उसके नेम में कुछ भी चेंज करना है, तो दिस पावर इज इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, विच मीन्स if let's say the Lok Sabha, Rajya Sabha and the President agree to divide the state of Maharashtra into two, they can do so. This is your article. Now the next important article is your article 5. See, in this part only article 5 and article 11 are important, but क्योंकि अभी CAA न्यूज इतना ज्यादा रहता है, हम ये पूरा समझ लेंगे। आर्टिकल 5, 6, 7, 8 जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है समझ लेंगे। अभी हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1, है ना? आर्टिकल 1 आर्टिकल 3 पढ़ के आए। पार्ट 2 बताता है किसके बारे में? सिटीजनशिप के बारे में। किसके बारे में? सिटीजनशिप के बारे में। मतलब सबसे पहले हमने ये समझ लिया ना कि इंडिया का मतलब क्या होगा, नहीं उसकी बाउंड्री होगी। अब नेक्स्ट हम समझ रहे हैं कौन इंडियंस होंगे, है ना? तो देखो, योर आर्टिकल 5 टॉक्स अबाउट द सिटीजनशिप स्टेटस ऑफ
people on the day of commencement of constitution, on the day of commencement of constitution, मतलब जो आपका आर्टिकल 5 है वो ये बताता है कि जब 26 जनवरी 19 के सिटीजन्स कौन थे, तो इसने आंसर दिया जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के इन्फोर्स हुआ उस दिन इंडिया के सिटीजन लोग थे जो या तो इंडिया में बॉर्न हुए थे या फिर दे हैड बीन लिविंग इन इंडिया, दे हैड बीन रिजाइडिंग इन इंडिया सिंस पास्ट 5 ईयर्स। मतलब समझे आप, 26 जनवरी 1950 को जब हमें आज़ादी, जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा, हमारा रिपब्लिक डे बनाएंगे हम, उस दिन क्या स्टेटस था इंडियंस का, तो एनीवन हु वाज बोर्न इन इंडिया, आप अगर इंडिया में पैदा हुए थे या आप पिछले 5 साल से इंडिया में रह रहे थे तो यू कुड बिकम इंडियन सिटीजन। ठीक, इसके बाद आर्टिकल 6 बात करता है उन लोगों की जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट कर गए। अब दिमाग में सवाल आएगा ऐसा क्यों हो रहा है, अरे 1947 में जब डिवीजन हो रहा है तो कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं और कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान, तो आर्टिकल 6 में उसने उन लोगों की बात की जो पाकिस्तान छोड़ के कहाँ पे आ गए, इंडिया। यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो लोग जुलाई 1948 के बाद आ रहे हैं, तो जुलाई 1948 से पहले आ गए इंडिया, उनको तो इंडियन सिटीजनशिप दे दी, है ना। अब जो भी जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से इंडिया आएगा उसको रजिस्टर कराना होगा एंड हैव टू गो थ्रू द परमिट सिस्टम, मतलब अब उसको सरकार की परमिशन चाहिए, सरकार बताएगी कि वो सिटीजन है कि नहीं, अगर सरकार नहीं चाहती तो वो सिटीजन नहीं बन पाएगा, और ये काम है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। समझ पा रहे हो। आर्टिकल 5 में उन लोगों की बात की जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ और कौन इंडिया से इंडियन सिटीजन होगा। आर्टिकल 6 टॉक्स अबाउट पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, तो उन्होंने बोला जुलाई 1948 से पहले अगर आओगे तो तुम इंडियन सिटीजन हो जाओगे ऑटोमेटिकली, इसके बाद आओगे तो एक कट ऑफ डेट लगा दी परमिशन। अच्छा, आर्टिकल 7 किसकी बात करेगा, आर्टिकल 7 बात करता है उन लोगों की जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए। अरे ऐसे भी तो लोग थे ना जो इंडिया छोड़ के पाकिस्तान जा रहे हैं, तो इन्होंने बोला जो लोग भी 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया छोड़ के पाकिस्तान गए हैं वो सारे इंडियन सिटीजन नहीं होंगे। जो लोग भी 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान जा रहा है विल नॉट बी अ इंडियन सिटीजन एनी मोर, राइट। इसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है इधर, आर्टिकल 11। अब देखो आर्टिकल 11 क्या है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको ये बात मालूम थी कि मैं आज बता दूंगा कि कौन सिटीजन है, जैसे उन्होंने बताया आर्टिकल 5 में। फिर उन्होंने पाकिस्तान से आने वाले इंडियंस की भी बात की या इंडिया से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की भी बात की, लेकिन वो ये बात जानते थे कि फ्यूचर में यू नेवर नो, क्या पता रोबोट्स आ जाए, क्या पता बहुत सारे फॉरेन के लोग इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करें। तो उनको ये बात पता थी कि वी कैन नॉट बी रिजिड, सिटीजनशिप जैसे मामले में आप रिजिड लॉ नहीं बना सकते। तो उन्होंने ये पावर दे दी पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, कि पार्लियामेंट आर्टिकल 11 में मैं तुमको पावर देता हूं कि इंडिया में जो भी सिटीजनशिप रेगुलेट करने के लिए लॉ बनेगा वो पार्लियामेंट बनाएगी, ना कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी या गवर्नमेंट ऑफ गोवा। तो सिटीजनशिप पे लॉज कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। इसी को देखते हुए पार्लियामेंट ने द सिटीजनशिप एक्ट, द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 बनाया। और जो आज आप पढ़ते हो ना सीएए, ये सीएए क्या है, इसी में जो अमेंडमेंट होगा, कानून है सिटीजनशिप, द सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बनाया। किसने बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट के पास पावर है सिटीजनशिप पे लॉज बनाने का। चले, आर वी अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। चलो, इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 36। इनको एक साथ क्लब करके इसलिए बताया क्योंकि देखो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट है पार्ट 3, पार्ट 3 इज अबाउट फंडामेंटल राइट्स। फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट 4 भी है, पार्ट 4 इज अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। तो दोनों में ही स्टेट वर्ड का जिक्र है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो बार बार आएगा स्टेट शैल नॉट डू दिस, स्टेट शैल नॉट डू दिस, वी आर फंडामेंटल राइट, स्टेट शैल नॉट डू दिस, मतलब ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो स्टेट की पावर को रोक रही हैं या बढ़ा रही हैं, रोक रही हैं कि भाई स्टेट यू हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज राइट टू इक्वालिटी, दैट देयर इज नो अनटचेबिलिटी, एवरीवन गेट्स द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन,
There is no right against exploitation. Minorities can administer their institutes, manage their institutes, right? तो फंडामेंटल राइट्स इन सिटीजन्स को ताकत देते हैं. सिटीजन्स को ताकत मिलेगी तो वो ताकत, देखो ताकत जीरो सम गेम है. पावर, किसी को पावर तब मिलती है जब किसी की पावर जाती है. तो सिटीजन्स को पावर तब मिलेगी फंडामेंटल राइट से जब गवर्नमेंट की पावर, स्टेट की पावर कम हो रही होगी. तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये है नेगेटिव कनोटेशन. नेगेटिव कनोटेशन, नेगेटिव किसके लिए? फॉर द स्टेट. इसमें स्टेट पे रोक लगाई जा रही है कि किसी की जान मत लेना, देयर इज राइट टू लाइफ, है ना. अब डीपीएसपीज क्या है? डीपीएसपीज आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री शुड बी गवर्नड. वो प्रिंसिपल्स हैं जिस तरीके जो बताते हैं कि देश कैसे चलाया जाए. तो ये चीजें स्टेट की पावर को कम कर रही है या बढ़ा रही है? बढ़ा रही है. कि स्टेट तुम ये कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो. मैं तुम्हें कोर्ट नहीं ले जाऊंगा क्योंकि डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिशिएबल. डीपीएसपी अगर आपका पूरा नहीं हो रहा है, यू कैनॉट गो टू कोर्ट्स. while if your fundamental rights are getting breached, you have this right of going to courts. डीपीएसपी में ऐसा नहीं है. तो डीपीएसपी स्टेट पे कैसे ऑब्लिगेशंस हैं? पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है कि करना है तो करो, मतलब तुम्हें करना चाहिए, तुम नहीं करोगे तो कोई बात नहीं. लेकिन फंडामेंटल राइट में ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है. फंडामेंटल राइट में स्टेट को नहीं करना है. समझ पा रहे हो? तो आप दोनों जगह स्टेट स्टेट की बात कर रहे हो. आंसर क्वेश्चन पूछना चाहिए क्या आर्टिकल 12 में जो स्टेट लिखा है और आर्टिकल 36 में. बिकॉज आर्टिकल 12 में जो स्टेट का, देखो दोनों जगह पे क्या है स्टेट का डेफिनेशन. बस आर्टिकल 12 बताता है फंडामेंटल राइट के कॉन्टेक्स्ट में और आर्टिकल 36 बताता है डीपीएसपी के कॉन्टेक्स्ट में. तो क्वेश्चन में दिमाग में आएगा कि क्या स्टेट का डेफिनेशन यहाँ और यहाँ डिफरेंट है? तो ये दो आंसर इज नो. जो स्टेट का डेफिनेशन है दैट इज सेम बोथ इन फंडामेंटल राइट्स एंड बोथ इन डीपीएसपीज. अब स्टेट का अगर आपको बहुत मोटा मोटा मतलब समझना, आप समझ जाओ स्टेट हर उस जगह को मानते हैं जहां पे भी गवर्नमेंट फंड्स आ रहे हो या गवर्नमेंट उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हो. हर उस चीज को मान देंगे स्टेट. ये स्टेट क्यों सुन रहा हूं मैं, ये क्यों बता रहा हूं कि स्टेट क्या होगा? अरे भाई फंडामेंटल राइट स्टेट लेंगे. द स्टेट शैल नॉट डू दिस, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट. मेरे अगेंस्ट थोड़ी फंडामेंटल राइट्स हैं आपके. स्टेट से आप लेते हो कुछ राइट्स, स्टेट ही आप पे कंट्रोल कर रहा है. तो स्टेट का डेफिनेशन समझना पड़ेगा. अब स्टेट का डेफिनेशन 12 और 36 दोनों में है कि स्टेट को फंडामेंटल राइट्स के लिए भी कुछ काम करने हैं और कुछ काम डीपीएसपी के लिए भी. दोनों में डेफिनेशन सेम है. अब दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, क्या जुडिशरी स्टेट है? मेरी बात समझो. दिमाग में आएगा कि जुडिशरी सरकारी पैसे से चल रही है तो स्टेट है. लेकिन आप एक बात समझो, यहाँ फंडामेंटल राइट में क्या लिखा है कि स्टेट अगर मेरे कोई राइट खींचेगा तो मैं कोर्ट जाऊंगा अंडर आर्टिकल 32. तो मैं जिसके पास जाऊंगा अगर वो भी स्टेट होगा तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, है ना. तो जुडिशरी स्टेट थोड़ी बन सकती है क्योंकि जुडिशरी तो मुझे स्टेट के अगेंस्ट बचाती है. अगर जुडिशरी स्टेट बन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी. पर जुडिशरी के भी दो फंक्शन होते हैं. एक तो उसका जुडिशियल फंक्शन होता है जब वो एज अ जज एक्ट करता है, और जुडिशरी का एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होता है कि कोर्ट कैसे चलाना है, पेशकार की नौकरियां लगनी है, चीजें करनी है. तो एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव है और एक जुडिशियल. जुडिशरी जब जुडिशरी करेगी इट इज नॉट अ स्टेट. अगर उसको स्टेट बना दिया तब तो फिर वो उसी के अगेंस्ट सुन रहा है ना बात. स्टेट, ये मैं आपको बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ, बस ध्यान से समझिएगा. चलो आर्टिकल 12 एंड 36 समझ में आया. चलो नाउ लेट अस मूव ऑन आर्टिकल. आर्टिकल 14 says the state shall not deny to any person, not deny to any person, the state shall not deny to any person equality before the law, equality before the law or equal protection by the law. Within the territory of India. First of all, understand that Article 14 is applicable to both citizens and aliens. या फॉरेनर्स बोल दो. तो अगर इंडिया में कोई फॉरेनर भी घूम रहा है ना तो उसको भी आर्टिकल 14 का प्रोटेक्शन मिलता है. उसको भी आर्टिकल 14 का प्रोटेक्शन मिलता है. अब now this is not a legal class, so we'll not go into the interpretation of all of this. Just remember आर्टिकल 14 का भी इंटरप्रिटेशन बार बार सुप्रीम कोर्ट बढ़ाते जा रहा है. जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला राइट अगेंस्ट आर्बिट्ररीनेस. आर्बिट्ररीनेस क्या होता है? आर्बिट्ररीनेस होता है कि आपने कोई भी फैसला बिना किसी लॉजिक के दे दिया, बस आर्बिट्ररी कैसे भी, है ना, बिना रीजन के. तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है अगर कहीं पे भी इंडिया में आर्बिट्ररीनेस स्टेट यूज कर रहा है कि बिना लॉजिक, तो यू हैव दिस फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14, इट शुड बी इंटरप्रेटेड अंडर आर्टिकल 14 एंड यू कैन नॉक द डोर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32. तो राइट अगेंस्ट आर्बिट्ररीनेस इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14. ये रिसेंट जजमेंट है. इसके बाद आपने एक राइट सुना होगा, राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज.
राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमारी बॉडी पे भी कुछ असर पड़ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो क्लाइमेट चेंज से हमारी बॉडी पे गलत असर पड़ रहा है, इसके लिए भी, इसलिए इसके लिए ऑल्सो वी कैन अप्रोच द कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 बिकॉज राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से पड़ने वाले जो गलत प्रभाव हैं उसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देना किसका काम है? स्टेट का। इट वॉज ऑल्सो अंडरस्टूड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21। मतलब राइट टू इक्वालिटी की बात करता है कि भाई सबको इक्वल क्लाइमेट का असर होना चाहिए ना। चलें आगे। Now the next important article is your article 17. Article 17 talks about untouchability, the only absolute fundamental right, no exception, absolute fundamental right. इसके लिए दो लॉज भी आए थे, प्रिवेंशन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 एंड प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ऑफ 1989, पॉपुलरली कॉल्ड एज द SC/ST एक्ट। इसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज योर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19, नाउ योर आर्टिकल 19 इज बेसिकली योर नेचुरल राइट्स। तो जॉन लॉक ने बोला कि कुछ ऐसे राइट्स होते हैं तो यार हम सिर्फ इंसान है इसलिए हमें मिल जाने चाहिए, नेचुरल कि हम तो मतलब मिलने ही मिलने चाहिए वैसे राइट्स। तो आर्टिकल 19 के अंदर बहुत सारे राइट्स एनुमरेटेड हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप खुद से पढ़िएगा। ट्रेड करने का राइट दिया हुआ है, रिसाइड करने का राइट दिया है, आम एक ग्रुप एसोसिएशंस बनाने का, कॉपरेटिव्स बनाने का, ऐसे बहुत सारे आपको राइट्स दिए हुए हैं। इनिशियली दे वर 7, करेंटली दे आर 6। जैसे 19(1)(a) है ना, इस तरीके से आपके पास राइट्स हैं। तो 19(1)(a) इज योर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसको सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल टाइम्स बोला है कि एक्सप्रेशन तभी पॉसिबल है जब इंफॉर्मेशन मिलेगी। हेंस योर राइट टू इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(a). जैसे अभी लास्ट ईयर एक जजमेंट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला हर एक वोटर के पास राइट है कि वो ये जान सके कि किस पॉलिटिकल पार्टी के पास कहाँ से फंडिंग आ रही है, तभी तो वो सही से वोट डाल पाएगा। जब उसके पास इंफॉर्मेशन होगी तभी वो वोट डालेगा। इसीलिए आपने देखा होगा जो लोग MP MLA या कोई भी इलेक्शन इंडिया में लड़ते हैं वो अपनी सारी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हैं, स्पाउस का नाम डिक्लेयर करते हैं, है ना, सारी, इफ दे हैव एनी मर्डर केस अगेंस्ट देम और नॉट, ऑल ऑफ देयर लाइबिलिटीज। वो ये क्यों करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल टाइम्स इस राइट टू इन्फॉर्मेशन को फंडामेंटल राइट माना है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। ठीक है। अब नाउ दिस इज नॉट अ एब्सोल्यूट राइट, ये एब्सोल्यूट नहीं है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कुछ भी बोले जा रहे हैं, है ना। एसोसिएशन बनाने में कोई भी एसोसिएशन बना ली, ट्रेड के नाम पे ओपीएम बेच दिया, इसके कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड हैं आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में। 1 में लिखा हुआ है और 2 में रिस्ट्रिक्शंस लिखे हुए हैं। रिस्ट्रिक्शंस क्या है? अगर आप कोई भी ऐसी चीज करते हैं जिससे देश की सोवरेनिटी ब्रीच हो रही है, आप कोई भी ऐसी चीज करते हो जिससे पब्लिक ऑर्डर ब्रीच हो रहा है, आप कोई भी ऐसी चीज करते हो जिससे देश की सिक्योरिटी पे खतरा है, आप कोई भी ऐसी चीज कर रहे हो जो वायलेंस को इंसाइट करेगी, incitement को, ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोवरेनिटी या फिर कोई भी ऐसी चीज जो हमारे फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट पे फर्क डाले। फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट मतलब समझे, अब तुम एकदम से आके किसी भी कंट्री को गाली देने लगे और उससे इंडिया के रिलेशंस इंपैक्ट हो रहे हैं तो तुमको वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा। या कोई ऐसी चीज है जो मोरालिटी या डिसेंसी पे क्वेश्चन करती हो। और इसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब आप कोर्ट की बात नहीं मान रहे हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, या फिर आप किसी को डिफेम कर रहे हो, किसी की बदनामी कर रहे हो। तो ये 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप इन ग्राउंड्स पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का गाना नहीं गा सकते। अगर आप इनमें से कुछ भी गलत कर रहे हो, आप देश की सोवरेनिटी ब्रीच कर रहे हो, आप देश का पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ रहे हो, आप उसकी सिक्योरिटी पे थ्रेट डालते हो, या फिर आपकी बातों से या आपके किसी कॉलम से कोई ऑफेंस के लिए लोग इंसाइट हो रहे हैं, भड़क रहे हैं, है ना, या फिर आप फ्रेंडली रिलेशंस बिगाड़ रहे हो कंट्री के साथ, मोरालिटी या फिर डिसेंसी पे चोट पहुंचाते हो, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हो, विच मीन्स यू आर नॉट लिसनिंग टू कोर्ट, और you are defaming anyone. These are the restrictions which are there 19(1), right? तो 19(2) में restrictions है, 19(1) में आपके पास rights, उन rights के restriction है 19। चलो now let us talk about article 21।
आर्टिकल 21, देखो इसमें लिखा तो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ था, लेकिन मेनका गांधी केस के बाद से, मेनका गांधी केस इन द ईयर 1978, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ को इंटरप्रेट करते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब पहले ऐसा था, जो भी लॉ लिखा है उसी के हिसाब से जजेस वर एबल टू इंटरप्रेट, बट आफ्टर द मेनका गांधी केस नाउ जजेस कैन आल्सो चेक इन द स्पिरिट ऑफ द लॉ कि भाई लॉ सही है कि नहीं। पहले क्या होता था, लॉ के हिसाब से सजा दो, लॉ में चेक करो सही है या नहीं। अभी हम चेक, द जजेस कैन चेक द स्पिरिट बिहाइंड फॉर्मुलेटिंग, राइट, आफ्टर द मेनका गांधी केस। अब जब ये क्या करते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कोई लॉ को चेक करते हैं तो बस ये देखते हैं कि नेचुरल प्रोसेस देखा गया था कि नहीं, नेचुरल प्रोसेस था कि नहीं, नेचुरल जस्टिस है ना, जो नेचुरल चीजें होती है, अगले को भी सुनना है, सारे स्टेक होल्डर से। नाउ दिस इज योर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, एवरीवन नोज। इसका बहुत वाइड इंटरप्रिटेशन कर रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, है ना। अभी देखो मैरिज वैरिज भी सब इसी में आ गया था, स्लीप आ जाएगा, हेल्थ आ जाएगा। चलो, इसके बाद योर इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज योर आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, फ्री प्रोफेशन, प्रोपोगेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। अब देखो, ये आर्टिकल हमें क्या ताकत देता है, ये पावर देता है कि हम अपने इच्छा के हिसाब से किसी भी धर्म को प्रोफेस कर सकते हैं, मतलब फैला सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। प्रोफेस मतलब बोल सकते हैं, प्रोपोगेट फैला सकते हैं, या प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू कन्वर्ट, कि आप किसी का धर्म का परिवर्तन करा रहे हो, राइट टू कन्वर्ट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। कि कुछ लोगों ने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया ना कि भाई ये तो फिर हम कन्वर्ट भी करा सकते हैं, बट ये चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड बहुत क्लियर है। इसके साथ ही साथ ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जैसे 1901 के कुछ एक्सेप्शंस थे, वैसे ही आर्टिकल 25 को जब बेयर एक्ट में पढ़ने जाओगे तो देखोगे कि शुरुआत होता है सब्जेक्ट टू पब्लिक मोरालिटी, सब्जेक्ट टू पब्लिक मोरालिटी, ऑर्डर एंड हेल्थ। मतलब गवर्नमेंट कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपके पास अपने धर्म का प्रचार करने का, प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है, लेकिन आप याद रखिएगा, ना तो कोई पब्लिक मोरालिटी ब्रीच होनी चाहिए या फिर पब्लिक ऑर्डर बिगड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ धर्म के नाम पे पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ दो, या फिर मोरालिटी के अगेंस्ट जाओ, न्यूड घूमने लग गए कि हमारा धर्म बोल रहा है, या फिर समाज में कोई हेल्थ पे असर पड़ता हो कि रिलीजन के नाम पे आप अनहेल्दी चीजें करा रहे हैं। इसके अलावा एक चीज और बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप इंडिया का कोई भी फंडामेंटल राइट उठा लाओ, वो हमेशा आर्टिकल 25 से ज़्यादा ही वेटेज रखता है। मतलब अगर आर्टिकल 14 और 25 में बात फंस गई तो 14 को ही फेवर मिलना है। 25 जो है उस पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब जैसे आप प्रोफेस प्रैक्टिस करने के नाम पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वो नहीं यूज़ कर सकते कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो मैं कुछ भी बोल दूंगा, नहीं। इक्वालिटी की बात नहीं कर सकते, आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी ही पड़ेंगी, नहीं तो आपका फंडामेंटल राइट क्या हो जाएगा, नल। नल मतलब जीरो बटे सन्नाटा। चलो, इसके बाद ट्राई टू अंडरस्टैंड आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। मतलब देश में जो माइनॉरिटी है उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। नाउ क्वेश्चन कम्स, हु इज द माइनॉरिटी। सो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द टर्म माइनॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटी टर्म को डिफाइन नहीं किया है। ऑल्दो आर्टिकल 30 में दो टाइप की माइनॉरिटी एक्सेप्ट कर रखी है। कितने टाइप की? दो टाइप की, एक तो रिलीजियस और एक लिंग्विस्टिक। 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी है उनके इंटरेस्ट हमको प्रोटेक्ट करने हैं। अच्छा, 29 में ही हमें एक राइट मिला है कि ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कैन प्रोटेक्ट देयर कल्चर, ट्रेडिशन एंड स्क्रिप्ट। मतलब अगर मैं इंडिया में हूँ और मेरी कोई खानदानी स्क्रिप्ट चलती थी, या मेरा कोई खानदानी कल्चर था, या फिर ट्रेडिशन था, तो मेरे पास ये पूरा अधिकार है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं उसका प्रोटेक्शन कर सकूँ इस देश में। ये कहता है आर्टिकल 29। ये कहता है आर्टिकल 29। मतलब ये सिर्फ माइनॉरिटी नहीं, ये सबको मिलता है, तभी तो यहाँ लिखा है ऑल, एवरी वन गेट्स इट। तो इफ यू हैव योर ओन डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन, यू हैव योर फंडामेंटल राइट टू प्रोटेक्ट दोज, एंड इन केस यू आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट, यू कैन गो टू द कोर्ट। समझ में आ रहा है? नाउ आर्टिकल 30 टॉक्स अबाउट टू टाइप्स ऑफ माइनॉरिटीज। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ना दो माइनॉरिटी को एक फंडामेंटल राइट और दे दिया। 30 में इन्होंने बोला कि जो माइनॉरिटीज हैं इनके पास दे हैव द राइट टू
establish, administer and manage educational institutes of their own choice, institutes of their own choice। मतलब 30 में माइनॉरिटीज के पास इंडिया में ये राइट है कि वो अपने खुद के स्कूल्स स्टैब्लिश भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं, एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। दैट इज व्हाई यू विल सी अ लॉट ऑफ आश्रम्स एंड मदरसाज इन इंडिया। समझ में आ रहा है? श्योर? चलें, अब यहाँ पे एक चीज और समझ लो। सी योर आर्टिकल, देयर आर सर्टेन राइट्स व्हिच आर एक्सक्लूसिवली गिवन टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया, जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को मिलते हैं। वो है आपका आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, देन इट इज योर आर्टिकल 16 ऑल्सो। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड आर्टिकल 30, 30 यस, 29 30 होता है, हाँ 15, 16 और 19। दीज आर द फंडामेंटल राइट्स एक्सक्लूसिव फॉर सिटीजंस। इसके अलावा सारे फंडामेंटल राइट सबको मिलते हैं। तो राइट टू इक्वालिटी जैकलीन फर्नांडिस को भी मिल जाएगा। चलो, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड आर्टिकल 37। आर्टिकल 37, आर्टिकल 36 में स्टेट का डेफिनेशन था। तो आर्टिकल 37 टॉक्स अबाउट द टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीपीएसपीज। तो एक तो आप सबको पता है कि नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट्स, नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एंड सेकेंड इज स्टेट हैज एन ऑब्लिगेशन, state has an obligation to implement these DPSPs because DPSPs are fundamental for the governance of a country, for the governance of India also you can say। मतलब इंडिया की गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल है डीपीएसपी, इसलिए स्टेट पे एक ऑब्लिगेशन है कि तुमको इंप्लीमेंट करना ही करना है। बट जस्टिफिकेबल नहीं है, नहीं करेगा स्टेट तो यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट, यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट। Now your next important article is article 39B and article 39C। तो 39C में स्टेट को कोशिश करनी है कि हमारे देश में जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट लीड टू कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, द हैंड्स ऑफ फ्यू। अब इसको मैं समझाता हूं आपको। 39B टॉक्स अबाउट द पब्लिक resources should be such distributed that it benefits at large। जेएस मिल भी यही बोलते थे। तो फिलहाल ये समझो 39 और 39C दोनों ही ये कह रहे हैं कि भाई 39B में कोशिश करो जितनी सरकारी संपत्ति है से सबको बेनिफिट पहुंचे, राइट। 39C कहता है कि देश का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, कि हम सोशलिस्ट हैं, हम कैपिटलिस्ट हैं, हम कम्युनिस्ट हैं, हमें कोशिश करनी है हम वो इकोनॉमिक सिस्टम लाएं जहां से कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू कम हो। मतलब कुछ लोग जो पैसा कमा के रखते हैं, जो इनइक्वालिटी आ रही है वो कम से कम हो जाए, है ना, वो कम से कम हो जाए। यहाँ पे गिनी कोफिशिएंट के बारे में पढ़िएगा कभी, गिनी कोफिशिएंट। अभी एक चीज समझो, अब ये दोनों ही किसकी बात कर रहे हैं? ये दोनों ही इशारा कर रहे हैं किसकी तरफ? सोशलिज्म की तरफ। अब यहाँ पे एक कैच समझो, आर्टिकल 39B, आर्टिकल 39C को इम्प्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 को ओवरलुक किया जा सकता है। मतलब टू सम इट अप आई कैन राइट डाउन इन दिस फॉर्म, 39B एंड 39C आर ग्रेटर देन आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। समझ में आ रहा है? आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C देन आर्टिकल 14 एंड 19। एग्जांपल, राइट टू इक्वालिटी बोलेगा सब लोग टैक्स बराबर देंगे, तो पानी शुड आल्सो गिव इक्विवेलेंट टैक्स टू व्हाट अमाउंट ऑफ टैक्स आई पे। बट नो, 39B बोल और 39C क्या बोल रहा है? कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए कुछ लोगों के हाथ में पैसे की, उसके लिए मेजर्स लूंगा। इसलिए 39/39C से आप ज़्यादा पैसे कमाओगे तो आप पे ज़्यादा टैक्स लग जाएगा देश में। समझ रहे हो? 39B एंड 39C यूज़ करके ही तो हम ये मेजर्स ला पाते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कर दो। समझ में आ रहा है? इसीलिए 14 के ऊपर 39B 39C चला जाएगा। इसके अलावा certain more articles very important। article 40 talks about organization of village panchayat, organization of village panchayat। इसी का असर था कि हमारे देश में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आई 1992 में, और हमारे देश में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नाम की चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया। समझ में आया? या फिर अर्बन लोकल बॉडीज को। इट वाज बिकॉज दिस डीपीएसपी प्रमोटेड इट।
नाउ अगेन अंडरस्टैंड आर्टिकल 44. आर्टिकल 44 टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैंने मल्टीपल टाइम समझाया हुआ है. उसके बाद आर्टिकल 50 विल टॉक अबाउट सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, separation of executive from judiciary. Then your article 51 talks about international peace. 51 talks about international peace and security. और जब भी हमारे देश की किसी देश से लड़ाई वड़ाई होगी, है ना, तो वी कैन यूज आर्बिट्रेशन. वी शुड यूज आर्बिट्रेशन एज अ मोड टू रिजॉल्व आर डिस्प्यूट्स. वी शुड यूज आर्बिट्रेशन एज अ मोड टू रिजॉल्व आर disputes. मतलब this is being promoted by the constitution, so it becomes important. Then comes your chapter 4A, fundamental duties, है ना. जो fundamental duties are mentioned in article 51A. Article 51A, it was introduced by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 and Sardar Swarna Singh Committee. Sardar Swarna Singh Committee was given this task of making fundamental duties for India. Although all his demands were not accepted, but some duties were made the fundamental duties. So how many demands? 10 demands. अच्छा, one more fundamental duty was added by the 86th Constitutional Amendment Act of 2002, which means जहाँ पेरेंट्स की ड्यूटी है कि बच्चों को स्कूल भेजना है. तो currently we have 11 fundamental duties in India. Currently we have 11 fundamental duties in India. चलो, now let us talk about Article 52. Article 52 says there shall be a president of India. There shall be a president of India. शैल बी का मतलब हो गया कि होना ही होना चाहिए. मतलब प्रेसिडेंट का पोस्ट कभी भी वेकेंट नहीं रहेगा इंडिया में. प्रेसिडेंट नहीं होगा तो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा, वो नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट सीजीआई बन जाएंगे, वो नहीं होंगे तो सीनियर मोस्ट जज बन जाएगा, बट खाली नहीं रह सकता बिकॉज आर्टिकल 52 सेज देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो द पोस्ट कैन नॉट रिमेन वेकेंट. आर्टिकल 53 सेज द यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर rests in the hands of प्रेसिडेंट. कि जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के हाथ में. ऑल्दो ही इज सपोजिटली अ रबर स्टैम्प, like he has to work on the aid and advice of the council of ministers as mentioned in article 74 of the constitution, but still article 53 says कि भाई डी फैक्टो हेड तो है ही ना, डी जॉर तो लीगली तो प्रेसिडेंट ही है देश के हेड. अच्छा, इसके बाद आर्टिकल 61 टॉक्स अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट. इम्पीचमेंट मीन्स नो प्रेसिडेंट of India has ever been impeached. Acha, on what grounds can the president of India be impeached? The president of India can be impeached on the grounds of violation of constitution. एक ही ग्राउंड है जिस पे रिमूव हो सकते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को ही वायलेट कर. एंड द रिमूवल प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी टफ, बट ये अभी हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट एरिया नहीं है. इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 74. आर्टिकल 74 बात करता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर to aid and advise the president. मतलब आर्टिकल 74 बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो एडवाइस करेंगे किसको? प्रेसिडेंट को. एंड प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस. प्रेसिडेंट बस एक बार मना कर सकते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट को बात माननी ही पड़ती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की. ठीक है, तो he can only ask them to reconsider once, even if they are, let's say even after reconsideration बोलने के बाद भी, even if the MPs are not willing or the council of ministers are not willing to make any change, the president has to accept. चलो, article 74 sub clause 2 says the advice given by the council of minister. ये भी जो 74 में advice देके है ना, the council of ministers cannot be inquired in the court of law. मतलब अगर उन्होंने एडवाइस दिया है, प्रेसिडेंट ये नहीं कह सकते या फिर कोई ये नहीं कह सकता कि भाई इसकी इंक्वायरी बैठाओ और कोर्ट चले जाएंगे कि कोर्ट चले जाओ कि ये बोल रहा है मिनिस्टर करने को. यू आर बाउंड टू डू इट. आर्टिकल 75 ये बात करता है अदर प्रोविजंस फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स.
इसी में बाद में आप मुझे बताइएगा कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। मतलब अगर लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 500 है, तो उसका 15% हो गया लगभग 150, राइट? नहीं 15% हो गया इसका 75, इसका 15% कितना हो गया 75। तो 75 से ज़्यादा काउंसिल, अगर लोकसभा की स्ट्रेंथ 500 है तो जो टोटल नंबर ऑफ मंत्री बनाए जा सकते हैं मोदी जी द्वारा वो हो सकते हैं 75। तो सिर्फ 15% ही टोटल स्ट्रेंथ होती है मिनिस्टर्स की, इसके ऊपर मिनिस्टर्स नहीं हो सकते, इसके ऊपर मिनिस्टर्स नहीं हो सकते। नाउ देन कम्स योर आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 tells us the definition of parliament. It says the parliament shall comprise of Lok Sabha, Rajya Sabha and the President of India. This is your article 79. Now the next important article is your article 82. Article 82, आर्टिकल 82 क्या कहता है कि पार्लियामेंट को कुछ पावर दे दी। पार्लियामेंट को बोला कि देश में जितनी बार भी सेंसस हो, और हर 10 साल में सेंसस होती है, सेंसस के बाद तुम करो क्या, सीट्स का रीएडजस्टमेंट करो। भाई कहीं पे पॉपुलेशन बढ़ गई होगी, कहीं कम हो गई होगी, तो उस हिसाब से पार्लियामेंट की सीट्स का रीएडजस्टमेंट करो, है ना। इस काम को करने के लिए पार्लियामेंट ने एक लॉ बना रखा है, डीलिमिटेशन एक्ट। डीलिमिटेशन एक्ट, जैसे सिटीजनशिप के लिए सिटीजनशिप एक्ट बना रखा है। डीलिमिटेशन एक्ट में क्या होता है, डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है, और डीलिमिटेशन कमीशन का ये काम होता है कि वो देश को और राज्यों को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तोड़ दे, कि लखनऊ 1 ये हो गए, राजनाथ सिंह लड़ेंगे, लखनऊ 2 वहाँ पे वो लगेगा, वो फलां सीट लगेगी, ये यहाँ सीट लगेगी, ये वोट यहाँ जाएगा, वो वोट वहाँ जाएगा। ये ताकत है पार्लियामेंट के पास, पर पार्लियामेंट खुद नहीं कर सकती। पार्लियामेंट ने कानून बनाया डीलिमिटेशन नाम का। डीलिमिटेशन कमीशन हर सेंसस के बाद बैठता है और डिवाइड करता है। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा कि मैं इतने साल से 545 पढ़ रहा हूँ सीट्स लोकसभा में, तो डीलिमिटेशन कमीशन क्यों नहीं आता? क्योंकि इंडिया में लास्ट डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था 2001 में, और बोल दिया गया था कि 1971 की पॉपुलेशन के हिसाब से ही सीट बांटो। क्योंकि होता क्या था, कुछ स्टेट्स अपने यहाँ लोगों को बोल रहे थे ज़्यादा बच्चे पैदा करो ताकि उनका वोट बेस बढ़ जाए। इसको रोकने के लिए 1971 में लास्ट रोक दिया गया था। अब नई पार्लियामेंट बनी है, सीट्स बढ़ेंगी, सीट बढ़ने से पहले डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा। पावर पार्लियामेंट के हाथ में है आर्टिकल 82 में। पार्लियामेंट डीलिमिटेशन एक्ट से डीलिमिटेशन कमीशन बनाती है। अब तक हमारे देश में 4 बार बन चुका है। इसके बाद योर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज आर्टिकल 101 विच टॉक्स अबाउट वेकेंसी ऑफ सीट्स। मतलब यू कैनॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम 2 सीट्स, और यू कैनॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली साइमल्टेनियसली। आप इकट्ठे 2 जगह से एमपी नहीं हो सकते, आप इकट्ठा एमपी एमएलए नहीं हो सकते, आपको एक सीट छोड़नी ही पड़ेगी, एक सीट आपको छोड़नी ही पड़ेगी। इसके बाद योर नेक्स्ट आर्टिकल 102, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 102 टॉक्स अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। मतलब ये जो एमएलए एमपी होते हैं, ये मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के। अगर ये डिस्क्वालीफाई होना है इनको, अगर एमपीज को डिस्क्वालीफाई करना है, तो कब वो डिस्क्वालीफाई हो पाएंगे? तो पहला है, अगर उनके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, मतलब वो कोई ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां वो सरकारी सैलरी भी उठा रहे हैं, तो उनकी मेंबरशिप रद्द हो जाएगी। या वो मेंटली अनसाउंड है, पागल हो गए हैं, या तो वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं, मतलब कंगाल हो गए हैं, है ना, या तो, या फिर द पार्लियामेंट कैन प्रेस्क्राइब। एक तो यहाँ सिटीजनशिप और ऐड कर लो, अगर उन्होंने सिटीजनशिप ही छोड़ दी इंडिया की, तो भी तो एमपी नहीं रहेंगे। अच्छा, एक यहाँ पे उन्होंने क्लॉज डाल दिया, कैन बी स्पेसिफाइड बाय पार्लियामेंट। देखो कितने होशियार हैं, उन्हें पता है कि भाई मैं उस चीज़ की लिस्ट बना रहा हूँ जहाँ से एमपी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। अब फ्यूचर में पता नहीं ना एमपी किस लोग किस किस तरीके के हों, तो उन्होंने एक तो बोल दिया कि भाई 2 जगह काम नहीं करना चाहिए, कि सरकार पागल नहीं होना चाहिए, कंगाल नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा ना हो सिटीजनशिप छोड़ दियो। बाद में इन्होंने एक क्लॉज डाल दिया कि यहाँ पे पार्लियामेंट चाहे तो कुछ भी ऐड कर दे। तो पार्लियामेंट ने 2 चीज़ें ऐड कर दी। एक तो 10th शेड्यूल ऐड कर दिया विच टॉक्स अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ। मतलब अगर आप एक पार्टी से चुनाव लड़के आके दूसरी पार्टी में शिफ्ट होना चाहेंगे तो आपकी मेंबरशिप रद्द कर देगा कौन, स्पीकर। इन्होंने क्या चेंज किया, ठीक है, कैन बी। दूसरा इन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 लाया है, जिसमें इन्होंने बता रखा है कि नेताजी को क्या क्या फॉलो करना होगा। इसी के वायलेशन में लालू प्रसाद यादव को जेल हो गई। लालू प्रसाद यादव जी, चलें आगे। लेट अस अंडरस्टैंड आर्टिकल 105। 105 जो काम सेंटर पे कर रहा है वही काम 194 स्टेट पे करता है। आर्टिकल 105 टॉक्स अबाउट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। मतलब जो हमारे एमपी होते हैं ना, इनको कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं।
ये फ्लोर पे कुछ भी बोल सकते हैं, अगर ये कुछ भी बोलेंगे तो इनके अगेंस्ट कोई केस नहीं कर सकता, इन पे डिफेमेशन का केस नहीं लगाए जा सकते, राइट। तो इनको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिल रखे हैं। यही सेम प्रिविलेजेस और पावर्स एमएलएस को मिल रखे हैं 194 में, राइट। अच्छा, पहले यहां तक ये बात तक थी कि पार्लियामेंट प्रिविलेज के नाम पे घूस लेना तक अलाउड था। ऐसा भी किस्सा होता था कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मिले ना, एमपी के कुछ प्रिविलेज है तो लोग घूस भी ले सकते थे फ्लोर पे। लेकिन अभी 2-3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का एक केस आया, सीता सोरेन केस। सीता सोरेन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला टेकिंग ब्राइब इन प्रोटेक्स्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। समझ में आया? शुड बी प्रोसीड अहेड, शुड बी प्रोसीड अहेड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 talks about money bill. Money bill can only be introduced in Lok Sabha. Money bill can only be introduced in Lok Sabha and with president's recommendation. है ना, इसमें राज्यसभा हैज नथिंग टू से। हु गेट्स टू डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट? स्पीकर। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, राइट। इसके बाद आर्टिकल 1111 टॉक्स अबाउट असेंट ऑफ बिल। मतलब जो बिल होता है ना वो पहले लोकसभा पास होगा, राज्यसभा पास होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा। तो प्रेसिडेंट माइट कीप इट विद हिमसेल्फ, प्रेसिडेंट माइट साइन इट, है ना, या प्रेसिडेंट माइट आस्क टू रिकंसीडर। ये चीज लिखी हुई है 111 में। बाद आर्टिकल 112 इंपॉर्टेंट है विच टॉक्स अबाउट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है, बजट का दूसरा नाम है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है, बजट का दूसरा नाम है। इससे एक चीज समझ में आती है कि द टर्म बजट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज योर आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 जो काम सेंटर में कर रहा है वही काम आर्टिकल 213 स्टेट पे करता है। आर्टिकल 123 एंड 213 टॉक अबाउट द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स, मेकिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर रिस्पेक्टिवली। गवर्नर की 213 में है, प्रेसिडेंट की 123 में है। ये एक लॉ के बराबर होता है। जब भी लोकसभा या राज्यसभा सेशन में नहीं होगी द प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस। नाउ ऑर्डिनेंस हैज अ बैकिंग ऑफ लॉ, ऑल तो बाद में उसको हाउस से रेटिफाई कराना पड़ता है। ऑर्डिनेंस हैज अ बैकिंग ऑफ लॉ। अच्छा, ऑर्डिनेंस से क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जा सकता है? तो आंसर इज नो, द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड थ्रू एन ऑर्डिनेंस। चलो, योर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज योर आर्टिकल 124। द आर्टिकल 124 टॉक्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट। Initially, there were 7 judges in the Supreme Court, plus one CJI. Initially, there were 7 Supreme Court judges. Parliament has this power of increasing. Parliament has this power of increasing the number of judge. Currently, we have 33 plus 1 judges in the Supreme Court. The judge of Supreme Court is appointed by the President. Supreme Court has only one branch in New Delhi. The mode of language in Supreme Court is English. अच्छा, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर रिकमेंडेड बाय द कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम रिकमेंड करता है और रिकमेंड करने के बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं इज द टर्म कोलिजियम सिस्टम मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो आंसर शुड बी नो। द टर्म कोलिजियम सिस्टम इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 137 becomes important now. आर्टिकल 137, तो आर्टिकल 137 says Supreme Court is a court of record, which means the Supreme Court can review its own judgment, review its own judgment. Article 141, which says Supreme Court's judgment is binding on all lower courts of the country. मतलब अगर आप हाई कोर्ट में वकील हैं और आप हाई कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट का कोई प्रेसिडेंस दिखाते हो तो जज आपका कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, जज को आपके हिसाब से काम करना पड़ेगा। क्या आर्टिकल 141 क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो पूरे इंडिया पे बाइंडिंग होगा। आर्टिकल 142 मैंने आपको शुरू में ही बताया था, कंप्लीट जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू डायरेक्शंस टू अटेन कंप्लीट जस्टिस। राम मंदिर जजमेंट इसी में आया है। 143, आर्टिकल 143 टॉक्स अबाउट
प्रेसिडेंट्स पावर टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे प्रेसिडेंट है ना, वो कंसल्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। दिस इज मेड पॉसिबल अंडर आर्टिकल 143। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 talks about comptroller and auditor general of India. He maintains the accounts of both center and state governments. बाकी उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह अलग चीज़ें, वील डू इट सम अदर डे। जस्ट अभी तो फोकस इज ऑन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो पता ही है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज आर्टिकल 153। तो आर्टिकल 153 टॉक्स अबाउट गवर्नर्स ऑफ स्टेट। देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ स्टेट। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई थी 1956 में। ये बात बोली गई कि देयर अ सिंगल पर्सन a single person can be a governor of two or more states। ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। देखो एक बात मैं गारंटी से बता रहा हूँ, जो जो चीज़ मैंने बताई है सब इंपॉर्टेंट है, सब पे क्वेश्चन आया है। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, और नहीं तो चुपचाप याद कर लो। इसके बाद है आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो काम 74 कर रहा था, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, यही सीएम और उसकी ग्रुप, सीएम और उसकी गैंग यही तो करेगा। अच्छा, जैसे वहां पे प्रेसिडेंट के पास ये पावर थी कि, ये पावर नहीं थी कि एक्सेप्ट ना करे, वो बस एक बार भेजता, वापस आ जाता तो उसे एक्सेप्ट करना था। गवर्नर को ये पावर दिया हुआ है। गवर्नर को अगर साइन नहीं करना होगा तो वो कह देगा कि मैं अपने डिस्क्रिशन से साइन नहीं करूंगा। अब तुम्हारा तुम्हारा क्वेश्चन आएगा डिस्क्रिशन मतलब क्या होगा डिस्क्रिशन? तो गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट कहता है तो ये गवर्नर का खुद का डिस्क्रिशन है, सो गवर्नर गेट्स टू डिसाइड। कैनॉट फोर्स द गवर्नर, कैनॉट फोर्स द गवर्नर। बट प्रेसिडेंट के केस में अलग है, प्रेसिडेंट हैज टू साइन। तो गवर्नर उतना बड़ा रबर स्टैम्प नहीं है। इसके बाद आर्टिकल 169। आर्टिकल 169 टॉक्स अबाउट स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे ही स्टेट लेवल पे विधानसभा और विधान परिषद होती है। विधान परिषद मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। नॉट एवरी स्टेट हैज विधान परिषद, स्टेट्स हैव विधान परिषद और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो इट इज अंडर आर्टिकल 169। यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी स्टेट को स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर विधानसभा विधान परिषद दे सकता है, एबॉलिश भी कर सकता है। मतलब वो किसी स्टेट को विधान परिषद दे भी सकता है और एबॉलिश भी कर सकता है। तो लेट्स से अभी यूपी के पास विधान परिषद है, इफ द पार्लियामेंट वांट्स इट कैन एबॉलिश इट, इट कैन एबॉलिश इट अंडर आर्टिकल 169। देन द इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज योर आर्टिकल 249। 249 कहता है कि अगर नेशनल इंटरेस्ट में राज्यसभा को लगता है कि किसी भी स्टेट लिस्ट के टॉपिक पे सेंटर को लॉ बनाना चाहिए, तो इट कैन डू सो। हाउ कैन इट डू सो? बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन ऑफ 2/3। मतलब अगर राज्यसभा में 2/3 लोगों को लगता है कि स्टेट लिस्ट में दिए टॉपिक पे सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ बनाना चाहिए, तो दे कैन डू इट अंडर आर्टिकल 249। दे कैन डू इट अंडर आर्टिकल 249। देन कम्स योर आर्टिकल 252। आर्टिकल 252 कहता है कि अगर दो स्टेट्स को लगता है कि हमारा जो भी कोई कोई XYZ नाम पे लॉ बना दे, कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, तो दे कैन डू सो। तो दो स्टेट्स जा सकते हैं सेंटर के पास कि आप हमारे लॉ खुद बना दो। अच्छा, कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट को इफेक्ट में लाना है तो 253 में स्टेट लिस्ट पे लॉ कौन बना देगा? सेंटर। टू इम्प्लीमेंट अ इंटरनेशनल ट्रीटी, इम्प्लीमेंट अ इंटरनेशनल ट्रीटी, द सेंटर कैन फॉर्मुलेट लॉ ओवर स्टेट सब्जेक्ट। इसके बाद योर आर्टिकल 262 बिकम्स इंपॉर्टेंट। 262 टॉक्स अबाउट इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। अगर कोई दो स्टेट्स के बीच में रिवर वाटर को लेकर डिस्प्यूट है तो पार्लियामेंट हैज द पावर, पार्लियामेंट हैज द पावर टू एडजुडिकेट। मतलब इन दोनों के बीच में कौन एडजुडिकेट करेगा? पार्लियामेंट। आर्टिकल 260 टॉक्स अबाउट इंटर स्टेट काउंसिल। अलग अलग स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आके एक बॉडी बनाते हैं जिसको बोलते हैं इंटर स्टेट काउंसिल। प्रेसिडेंट के पास पावर है इंटर स्टेट काउंसिल बनाने की। इंडिया में लास्ट इंटर स्टेट काउंसिल बनी थी 1991 में। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज योर आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 बोलता है कि अगर कोई ऑल इंडिया सर्विस बनानी है तो राज्यसभा से रेजोल्यूशन पास कराओ। तो द राज्यसभा हैज टू पास अ रेजोल्यूशन फॉर अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस। Currently there are 3 all India services: IAS, IPS and Indian Forest Service. Then comes your article 324.
आर्टिकल 324 टॉक्स अबाउट सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। मतलब ऑल इन ऑल आर्टिकल 324 टॉक्स अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज आर्टिकल 343। 343 बोलता है हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। देवनागरी स्क्रिप्ट क्या होती है? जिसमें ये संकल्प लिखा हुआ है, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अच्छा, उस टाइम पे क्योंकि हमारा बंटवारा नया नया हुआ था और नीचे साउथ के स्टेट्स अलग भी हो सकते थे, तो हमने इंग्लिश को भी बना लिया था अपना ऑफिशियल लैंग्वेज। बट ये बोला था फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ 1950 में, अगले 15 साल तक हम इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज रख सकते थे। 1965 के बाद पार्लियामेंट को ये पावर दे दी थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कि तुम डिसाइड करना। अब उसके बाद से तो हम ये एक्सटेंड करते जा रहे हैं और इंग्लिश आज भी क्या है? एक ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके बाद योर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज योर आर्टिकल 352 which talks about national emergency. National emergency can be imposed on 3 grounds, which are war, external aggression and armed rebellion. Please remember, armed rebellion. Article 356 talks about state emergency. State emergency is imposed by the central government on recommendation of governor. या तो गवर्नर की रिकमेंडेशन पे लगा देते हैं प्रेसिडेंट रूल, या फिर 365 में लिखा हुआ है कि स्टेट को सेंटर की बात माननी है, नहीं मानेंगे तो भी क्या लगा देंगे? 356 में स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी लगते ही वहाँ की जो एग्जीक्यूटिव होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। मतलब जैसे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, एग्जीक्यूटिव है, तो वो डिसॉल्व हो जाएगी, राइट। देन कम्स योर आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 इज अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी, आज तक इंडिया में कभी नहीं लगी। एंड देन फाइनल इज योर आर्टिकल 368। अगर हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा चेंज लाना है जो सेंटर और स्टेट चेंज, जो ऐसा चेंज जो सेंटर और स्टेट दोनों में असर डाल रहा हो, then article 368 is used. So article 368 is called as constitution amendments, like when you have to amend the constitution, right? Amendment of the constitution is mentioned under article 368. So that is that completed almost every important article that can come in your examination. इसमें अटॉर्नी जनरल 76, एडवोकेट जनरल 164 आप ऐड कर लेना, मोर और लेस। इसके बाहर से आर्टिकल्स नहीं आते हैं। बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली समझने की कोशिश की है, एंड प्लीज स्टडी वेल एंड लेट मी नो हाउ इट वाज। थैंक यू सो मच।